भारतीय इतिहास के पन्ने हजारों महान पर्सनालिटीज की कहानियों से भरे पड़े हैं। हजारों संत और मसीहा भारत में जन्मे जिन्होंने मोक्ष और त्याग का रास्ता दिखाया। लेकिन इसी मिट्टी से एक ऐसा बागी संत भी पैदा हुआ जिसने सदियों पुरानी मान्यताओं की धज्जियां उड़ा दी। जब वो बोलते थे तो सारी दुनिया रुक जाती थी और जब चुप होते थे तो भीतर का तूफान और तेज हो जाता था। उनके शब्द शहद की तरह मीठे थे, लेकिन उन शब्दों की चोट किसी तलवार से कम नहीं होती थी। जिस सब्जेक्ट पर पूरी दुनिया पर्दे डालती थी उसे उस बागी संत ने मंदिर की सीढ़ी बना दिया और संभोग को समाधि का रास्ता बताकर धर्म गुरुओं के होश उड़ा दिए। वो जमाना जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था, तब भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक उस रेबेलियस गुरु के करोड़ों फॉलोअर्स थे जो उनकी एक झलक को तरसते थे। विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार ने भी अपना चमकता फिल्मी करियर छोड़कर उनके कदमों में शरण ले ली और उनके आश्रम में माली का काम करने लगे। उस स्पिरिचुअल गुरु की फिलॉसफी में ना कोई किताब थी, ना कोई गुरु, ना कोई धर्म था, तो सिर्फ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। वो कहते थे कि लाइफ सप्रेस करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। संभोग को वो पाप नहीं, पूजा मानते थे। जब वो 7 समंदर पार अमेरिका पहुंचे तो वहां भी उनकी धमक ने अमेरिकी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। उन्होंने हजारों एकड़ की बंजर जमीन पर पूरा एक शहर खड़ा कर दिया जहां प्राइवेट एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और स्कूल सब कुछ था। गांधी को वो मासोचिस्ट, मदर टेरेसा को धोखेबाज और सभी धर्मों को मानसिक बीमारी बताते थे। ये कहानी है ओशो नाम के उस इंटेलेक्चुअल वोल्केनो की जिसके फटने से सदियों पुरानी परंपराओं की नींव हिल गई। जहां कुछ के लिए वो एक संत थे तो वही कुछ के लिए दुनिया के सबसे शातिर कल्ट लीडर। आखिर उनके आश्रमों में ऐसा क्या होता था जिसने उन्हें कंट्रोवर्शियल बना दिया? आखिर एक फकीर के पास 93 रॉल्स रॉयस का काफिला कहां से आया था? आइए जानते हैं ओशो की पूरी कहानी, जिनकी जिंदगी किसी तूफान से कम नहीं थी और जिनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में एक कपड़ा व्यापारी बाबूलाल शाह जैन और उनकी पत्नी सरस्वती बाई के यहाँ हुआ था। जन्म के बाद उनका नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया था। उनके माता पिता की कुल 11 संतानें थी, जिनमें वो सबसे बड़े थे। चंद्रमोहन का ज्यादातर बचपन नाना नानी के घर पर बीता। गांव की नदियों, जंगलों, खेतों और खुली हवा में खेलते हुए चंद्रमोहन बड़े हुए। चंद्रमोहन अपने नाना के सबसे करीब थे। नाना जब कहानियां सुनाते तो वो आंखें बंद करके उन कहानियों में खो जाते। लेकिन जब वो 7 साल के थे तभी उनके नाना की डेथ हो गई। नाना की डेथ ने छोटे से चंद्रमोहन के अंदर एक गहरी खाई पैदा कर दी। वो कई दिनों तक खाना पीना छोड़कर बस रोते रहे। उन्होंने पहली बार अपने किसी करीबी को मरते देखा था। मौत का ये पहला आमना सामना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस इंसिडेंट ने उनमें एक्सिस्टेंस के फंडामेंटल क्वेश्चंस जगा दिए। उनके मन में सवाल आने लगे कि आखिर मैं कौन हूँ, मृत्यु क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। ये सवाल बाद में उनके भविष्य की नींव बनने वाले थे। नाना की मौत के बाद वो जबलपुर अपने माता पिता के पास लौट आए, लेकिन उनके मन की उलझनें शांत नहीं हुई। जहां चंद्रमोहन बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे तो वहीं वो बहुत रेबेलियस और फियरलेस भी थे। जैन परिवार में उपवास रखना आम बात थी, लेकिन उनका तरीका सबसे अलग था। वो जानबूझकर मौत को छूने के लिए लंबे लंबे उपवास करते और कई दिन तक भूखे प्यासे रहकर अपने मन को साधने की कोशिश करते। जबलपुर की गर्मियों में जब नर्मदा नदी में बाढ़ आती और खतरनाक भंवर बनते तो सभी बच्चे डरकर दूर रहते, लेकिन चंद्रमोहन जिंदगी से खेलते और जान को जोखिम में डाल कर उन भंवरों में कूद पड़ते। कई बार लोग उन्हें मरा समझकर किनारे लाते, मगर कुछ देर बाद वो फिर होश में आने का नाटक करते और हंसने लगते। वो कहते, मैं मौत को इतना करीब से देखना चाहता हूँ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। स्कूल के दिनों में भी उनका यही नेचर रहा। टीचर जो कुछ किताबों या ट्रेडिशन के नाम पर पढ़ाते, उन्हें वो तर्कों की कसौटी पर कसते। अगर कोई बात लॉजिकल ना लगती तो वो उस पर सवालों की ऐसी झड़ी लगाते थे कि टीचर्स की बोलती बंद हो जाती। थियोलॉजी के टीचर हो या गांधीवादी अध्यापक, कोई भी उनके सवालों से नहीं बच पाता था। एक बार एक शिक्षक ने कहा, ईश्वर पर विश्वास करो। चंद्रमोहन ने पूछा, आपने ईश्वर को देखा है क्या? शिक्षक ने कहा, नहीं, लेकिन विश्वास करना चाहिए। चंद्रमोहन ने तपाक से जवाब दिया, तो फिर मैं झूठ क्यों मानूं?
उनकी ऐसी बेबाकी से टीचर्स तंग आ जाते थे और यही वजह थी कि उन्हें कई स्कूलों से निकाला गया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी क्यूरियोसिटी को दबाने की कोशिश नहीं की। पढ़ाई में वो हमेशा ब्रिलियंट रहे, लेकिन अपने सवालों की वजह से वो टीचर्स की आंखों में खटकते रहे। जब वो 1951 में जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज से फिलॉसफी में बीए कर रहे थे, तब किसी विषय को लेकर उनकी और प्रोफेसर की ठन गई। वो लेक्चर के दौरान उनसे इतने ज्यादा सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर जवाब देते देते तंग आ जाते थे और टाइम पर कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता था। एक दिन गुस्से में आकर प्रोफेसर ने प्रिंसिपल को अल्टीमेटम दे दिया कि इस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या चंद्रमोहन। प्रिंसिपल ने चंद्रमोहन को बुलाया और उनसे कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी वजह से अपने प्रोफेसर को नहीं जाने दे सकते, और इस तरह उन्हें उस कॉलेज से निकाल दिया गया। इस घटना को लेकर उनके इतने चर्चे होने लगे कि उन्हें एक के बाद एक कई कॉलेजों ने एडमिशन देने से मना कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से 1953 में DN जैन कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ, जहां से उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में BA और MA डिग्री हासिल की। कॉलेज डेज में भी वो लगातार रिलीजियस टेक्स्ट को स्टडी करते थे। जैन आगम, उपनिषद, वेदांत, बौद्ध सूत्र, टाओ, जैन, सूफी लिटरेचर, वो सब कुछ पढ़ते थे। उन्हें फिलॉसफी में इतनी गहरी रुचि थी कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी थी। लेकिन जितना ज्यादा वो पढ़ते जाते थे, उनके मन में उतनी ही उलझने और उतने ही सवाल पैदा होने लगते। उनका मन उतना ही समाज के बंधनों को तोड़ने और पाखंड, झूठ और फरेब की पोल खोलने को करता। वो कहते थे, मैं किताबों में तो खूब भटक रहा था, पर सच्चाई कहीं नहीं मिली। ग्रेजुएशन के दौरान ही एक बार 21 साल की उम्र में वो रात को जबलपुर के एक छोटे से गार्डन में एक मौलश्री के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। वो अक्सर यहीं पर कई घंटे मेडिटेशन किया करते थे, लेकिन इस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात उनकी चेतना पूरी तरह टूटकर फिर से जुड़ी और सारी खोज खत्म हो गई। उनके पास ना कोई सवाल बचा और ना उन्हें किसी जवाब की जरूरत रही। उन्होंने इसे अपनी एनलाइटनमेंट की रात कहा। उनके अंदर एक नई पर्सनालिटी ने जन्म ले लिया था, जो न किसी रिलीजन में बंधा था और न किसी ट्रेडिशन में जकड़ा हुआ था। चंद्रमोहन जैन MA कंप्लीट करने के बाद प्रोफेसर बन गए। उन्होंने कई साल रायपुर की संस्कृत यूनिवर्सिटी और फिर जबलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे और उनको उस जमाने का एक तेज तर्रार टीचर माना जाता था। स्टूडेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो कभी किताबों से रटे हुए लेक्चर्स नहीं देते थे, बल्कि वो हर बात को पूरी तरह न्यू पर्सपेक्टिव से समझाते थे। इसी दौरान उन्होंने एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में पूरे भारत का दौरा करना शुरू किया और वो चंद्रमोहन जैन से आचार्य रजनीश कहे जाने लगे। उन्होंने राजनीति, धर्म, भगवान, जन्म, मृत्यु, बचपन, वर्तमान, भविष्य, शरीर, मन, आत्मा और संभोग समेत सभी जरूरी मुद्दों पर खुलकर प्रवचन देना शुरू कर दिया। उनका बोलने का तरीका इतना तीखा और लॉजिकल था कि उनके प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग आते और सुनने वाले एकटक उन्हें बस सुनते ही जाते। वो हर मुद्दे पर एक ऐसा पहलू सामने रखते कि लंबे समय से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं और कर्म कांडों की पोल खुल जाती, जिन्हें लोग बिना सोचे समझे सदियों से मानते आ रहे थे। वो साफ कहते थे, मैं किसी को रिलीजन नहीं सिखाना चाहता, मैं तो लोगों को रिलीजन से फ्री करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी मजहब हो, उसने इंसान को जागरूक बनाने के बजाय उसे बांटने का काम किया है। ओशो खुलकर कहते थे कि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू है, जिनका एकमात्र मकसद लोगों पर कंट्रोल करना है। वो खुलकर सोशलिज्म को क्रिटिसाइज करते, गांधी को इंडियाज बिगेस्ट हिपोक्रेट कहते और सभी धर्मों को अफीम की गोली बताते। कई जगह तो उनके लेक्चर के बाद दंगे जैसे हालात तक बन जाते थे, पर वो कभी नहीं रुके। वो कहते थे, लाइफ को पूरी तरह से जियो, उसे दबाओ मत, क्योंकि सप्रेस्ड इंसान ही दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इसी कड़ी में उन्होंने संभोग को लेकर ऐसे विचार सामने रखे जिन्होंने उस समय के समाज में एक तरह से आग लगा दी। पहली बार किसी भारतीय गुरु ने खुलकर बिना किसी संकोच के कामुकता को स्पिरिचुअल एनर्जी की नींव बताया। उन्होंने कहा कि संभोग की कामना को दबाकर रखने से इंसान बीमार होता है। संभोग को समझो, जानो, उसे खुले दिल से महसूस करो, क्योंकि संभोग को अस्वीकार करने वाले लोग कभी समाधि को नहीं पा सकते। संभोग को ट्रांसफॉर्म करो, वो सुपर कॉन्शियसनेस में बदल जाता है। ये बातें उस दौर के भारत में बॉम्ब की तरह गिरी। हर कोई जानना चाहता था कि एक तरफ रिलीजियस गुरुज जहां कामुकता को नर्क का दरवाजा बताते हैं, वही ये कौन है जो खुलकर इसका आनंद लेने की बात कर रहा है। उनका ये प्रवचन बाद में संभोग से समाधि की ओर नाम से बुक के रूप में पब्लिश हुआ, जो आज भी लोगों के बीच उतना ही पॉपुलर, रेलेवेंट और कंट्रोवर्शियल है।
ऐसी बातों की वजह से उन्हें संभोग गुरु कहा जाने लगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे धर्म पर हमला बताते हुए उनके खिलाफ FIR तक रजिस्टर कराई, लेकिन ओशो नहीं रुके। इसी बीच उन्होंने सैकड़ों मेडिटेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए। लोग उनके पास आते और उनकी प्रेजेंस में उन्हें बिना कुछ किए ही मेडिटेशन की डीप स्टेजेस फील होने लगती। 1960s के एंड तक आते आते उनके पास एक बहुत डेडिकेटेड डिसाइपल ग्रुप तैयार हो गया। इस दौरान लक्ष्मी नाम की एक फॉलोअर उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनी, जो मुंबई में उनके सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती थी। ओशो ने लक्ष्मी को माँ योग लक्ष्मी नाम दिया था। सिर्फ वही नहीं, ओशो अपनी हर फीमेल फॉलोअर को माँ और हर पुरुष फॉलोअर को स्वामी कहकर पुकारते थे। लेकिन पूरे देश और दुनिया में खलबली तब मच गई जब उन्होंने खुद को भगवान घोषित कर दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब वो आचार्य रजनीश नहीं बल्कि भगवान श्री रजनीश कहलाएंगे। 1970s आते आते उनका करिश्मा फिल्मी दुनिया तक पहुंच चुका था और उनके प्रवचनों में अब बॉलीवुड के चमकते सितारे भी शामिल होने लगे थे। इनमें सबसे बड़ा और चर्चित नाम विनोद खन्ना का था। 1975 में जब विनोद खन्ना रजनीश से मिले, उस वक्त वो सबसे बड़े सुपरस्टार्स की लिस्ट में शुमार थे और लोग उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से करते थे। लेकिन कामयाबी के शिखर पर होने के बावजूद विनोद खन्ना अंदर ही अंदर खालीपन महसूस करते थे। लेकिन ओशो के एक प्रवचन ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने अपना चमकता फिल्मी करियर छोड़कर ओशो की शरण ले ली। ओशो ने उनका नया नाम स्वामी विनोद भारती रखा, जो ओशो के सबसे करीबी शिष्यों में से एक बने। सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस उनके शिष्य बन गए थे। ओशो बहुत ही कम समय में इतने फेमस हो गए कि उनके विचार भारत की सीमाओं को लांघकर विदेशों में भी गूंजने लगे। लंदन, न्यूयॉर्क, एम्स्टरडैम और सिडनी जैसी जगहों से लोग उन्हें सुनने आने लगे। लोगों को पहली बार कोई गुरु मिला था जो कहता था सब कुछ एक्सेप्ट करो, सब कुछ जियो और फिर उससे ऊपर उठ जाओ। उनके यहाँ आने वाले हर सन्यासी को नया नाम दिया जाता, उन्हें रेड ऑरेंज कलर के लंबे कपड़े पहनाए जाते और गले में 108 मनकों की माला डाली जाती, जिसमें ओशो की तस्वीर लटकी रहती थी। साल 1974 में ओशो और उनके फॉलोअर्स मुंबई से पुणे शिफ्ट हो गए। वहां के कोरेगांव पार्क के 6 एकड़ के प्लॉट पर उन्होंने श्री रजनीश आश्रम बनवाया, जहां पर उनके एक्सपेरिमेंट्स और ज्यादा फास्ट हो गए। यहाँ ओशो अलग अलग मेडिटेशन अपने फॉलोअर्स को करवाते। ग्रुप में लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे पर चीखते, मारते, गाली देते, रोते, नंगे होते, प्यार करते, संभोग करते और इन सब का उद्देश्य सिर्फ एक होता कि कैसे भी मन के भीतर सालों से दबे हुए इमोशंस को पूरी तरह खाली कर दिया जाए। जो भी अंदर है उसे खोलकर बाहर रख दिया जाए। कुल मिलाकर यहाँ वो सब कुछ अलाउड था जो बाहर कोई सोच भी नहीं सकता था। कई लोग कैंप के दौरान पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाते थे और कुछ को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ता था, लेकिन ठीक अगले दिन वो चमकते चेहरे के साथ कहते थे, मैं पहली बार अलाइव फील कर रहा हूँ। इस तरह ओशो का ये आश्रम जल्द ही वर्ल्ड का सबसे वाइब्रेंट, कलरफुल और नोटोरियस स्पिरिचुअल सेंटर बन गया था। आश्रम में एंट्री करते ही लगता था कि यहाँ कोई रूल नहीं है। आश्रम की वॉल्स पर लिखा था, लीव योर शूज एंड योर माइंड आउटसाइड। यहाँ सुबह डायनामिक मेडिटेशन में लोग पागलों की तरह कूदते फांदते, शाम को बुद्धा हॉल में ओशो के प्रवचनों में मंत्र मुग्ध होकर बैठते और रात में डिस्को में डांस करते। यहाँ ना कोई बेल बजती थी, ना कोई प्रेयर मैंडेटरी थी, सिर्फ मेडिटेशन और सेलिब्रेशन ही यहाँ का नियम था। आश्रम में इंडियन सन्यासियों से ज्यादा अब वेस्टर्न सन्यासीज रहने लगे थे। हर साल जर्मनी, इटली, हॉलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से हजारों की संख्या में हिप्पीज, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट यहाँ आते थे। धीरे धीरे इस आश्रम और यहाँ होने वाले कामों की चर्चा दुनिया भर में होने लगी। वेस्टर्न मीडिया भी ये सब देखकर हैरान था। कभी कभी उनके सुनने वालों की संख्या 5000 से 8000 के बीच हो जाया करती थी। जो भी उन्हें सुनता या तो वो उनका शिष्य बन जाता या उनका विरोधी बन जाता, लेकिन कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता था। ओशो के आश्रम में भर भर कर फंडिंग भी आती थी। वेस्टर्न सन्यासीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट करते थे। बहुत से लोगों ने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई ओशो के कदमों में रख दी और उनके आश्रम में एक सादा जीवन जीने लगे। आश्रम में अपना प्रिंटिंग प्रेस, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बेकरी, बुटीक, हॉस्पिटल सब कुछ था। आश्रम की एनुअल इनकम कई करोड़ रुपए में पहुंच चुकी थी। ये पीरियड ओशो की लाइफ का सबसे एक्सप्लोसिव दौर था। उन्होंने हजारों विषयों पर प्रवचन दिए जो बाद में किताब की शक्ल में भी सामने आए। उनकी फेमस किताबों में मैं मृत्यु सिखाता हूँ, मैं कहता आँखन देखी, कृष्ण मेरी दृष्टि में, टाओ का मार्ग,
ध्यान, प्रथम और अंतिम मुक्ति और गीता दर्शन शामिल है, जो देखते ही देखते यूथ के बीच रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट बन गए। वो जीसस, बुद्धा, लाओजू, हेराक्लिटस, कबीर, महावीर, कृष्ण, सोक्रेट्स सब पर खुलकर अपने विचार रखते थे। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स पर वो जमकर अटैक करते थे। वो कहते थे क्रिश्चियनिटी ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा अपराध है, हिंदुइज्म सड़ी हुई लाश है, मॉस्क्स, टेम्पल्स, चर्चेस सब बूचड़ खाने हैं। उनके वर्ड्स इतने शार्प होते थे कि कई बार हॉल में साइलेंस छा जाता और फिर अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती। धीरे धीरे भारत में उनके कामों से कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही थी। न्यूज़पेपर्स जमकर उनके बारे में भला बुरा लिख रहे थे। धर्मगुरुओं और राजनेताओं की उन्होंने नींदें उड़ा दी थी। उनकी बातें इतनी तीखी होती थी कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में चर्चा हुई। मोरारजी देसाई की सरकार हो या इंदिरा गांधी की सरकार, उनकी किसी से भी नहीं बनी और उन्होंने जमकर सरकार को निशाना बनाया। चूंकि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सो कॉल्ड हेल्थ बेनिफिट्स के लिए काऊ यूरिन के साथ साथ अपना यूरिन भी पीते थे, इसलिए ओशो भरे समाज में उनको अनपढ़ कहकर उनका मजाक उड़ाते। ऐसे में मोरारजी देसाई ने भी उनको नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओशो के आश्रम पर इनकम टैक्स रेड्स मारे गए और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन के केसेस फाइल किए गए। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने आश्रम को क्लोज करने की धमकी भी दी। सिर्फ राजनेता नहीं, धर्मगुरु भी ओशो से परेशान हो चुके थे और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस उनके खिलाफ प्रोटेस्ट तक करने लगे थे। यहाँ तक कि एक बार उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। एक प्रवचन के दौरान बिलास टूपे नाम के एक आदमी ने उन पर चाकू से हमला किया, लेकिन ओशो बाल बाल बच गए। जहाँ ये सब हो रहा था तो वही 1981 आते आते ओशो की हेल्थ हर गुजरते दिन के साथ खराब होने लगी थी। बचपन से ही उनको अस्थमा और एलर्जी की शिकायत थी और अब उन्हें डायबिटीज, सीवियर बैक पेन और क्रॉनिक हेयर लॉस जैसी समस्याएं भी घेरने लगी थी। इन सब के बीच उनके आश्रम के अंदर भी टेंशन बढ़ने लगी थी। थेरेपी सेशंस के दौरान कई बार हालात इतने बेकाबू हो जाते थे कि लोगों को घायल हालत में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। ओशो के संभोग के खुले विचारों की वजह से आश्रम में ओपन रिलेशनशिप्स आम हो चुके थे और लोग कई पार्टनर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे थे, जिसके चलते कई लोगों को एसटीडी जैसी गंभीर बीमारियां भी हुई। यहाँ औरतों को प्रेग्नेंट होने से मना किया जाता था और उनसे अबॉर्शन करने के लिए कहा जाता था। कई लोग जो खुद को पूरी तरह समर्पित कर चुके थे, वो अपने ही बच्चों को नजरअंदाज करने लगे थे और उनके बच्चे आश्रम के कोनों में बेसहारा पड़े रहते थे। ऐसे आरोप भी लगे कि यहाँ खुले विचारों के नाम पर नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब ये सब हो रहा होता था, उस समय उन नाबालिग लड़कियों के माँ बाप अपने आप को आध्यात्मिकता में डुबोकर नाच गाकर जीवन का उत्सव मना रहे होते थे। इन सब घटनाओं के बीच जहाँ ओशो पर एक तरफ राजनीतिक प्रेशर था तो दूसरी तरफ देश भर के कई धर्मगुरु खुले तौर पर उनका विरोध कर रहे थे। ऊपर से उनकी गिरती हुई सेहत और आश्रम को बंद करवाने की कोशिशें, इन सब ने मिलकर हालात ऐसे बना दिए कि ओशो ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। ओशो ने शीला अंबालाल पटेल को, जिन्हें वो मां आनंद शीला कहकर बुलाते थे, उन्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया। शीला तेज दिमाग की, बेहद एम्बिशियस और काम निकालने में माहिर थी। ओशो ने उन्हें अमेरिका में एक ऐसा ठिकाना ढूंढने की जिम्मेदारी दी जहां वो बिना किसी रोक टोक के अपने तरीकों से रह सके। इसके बाद ओशो ने खुद को पूरी तरह पीछे खींच लिया और लंबे समय के लिए मौन व्रत धारण कर लिया। अब वो सिर्फ दर्शन देते थे। सुबह सन्यासीज लाइन में खड़े होते, ओशो रॉल्स रॉयस से धीरे धीरे गुजरते, सब पर हाथ रखते, स्माइल करते और चले जाते। लेकिन उनका जादू ऐसा था कि लोग सिर्फ उस एक टच में ही रोने लगते। अब बाहर की दुनिया से उनका सीधा संपर्क लगभग खत्म हो चुका था और हर फैसला और हर योजना शीला के हाथों में चली गई थी। ओशो को अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वही एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। 1981 में अमेरिका के ओरेगन स्टेट में वेस्को काउंटी के रेगिस्तान इलाके में 64,229 एकर्स का बिग मडी रैंच खरीदा गया, जिसकी कीमत 5.75 मिलियन US थी। ये ओशो का नया ठिकाना था जहां उनके पीछे पीछे उनके हजारों सन्यासी आकर रहने लगे। इस जगह का नाम रजनीशपुरम रखा गया। सन्यासीज ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में यहाँ एक पूरा शहर खड़ा हो गया, जहाँ एयरपोर्ट, मॉल, पिज्जा पार्लर, डिस्को, बुक स्टोर्स, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, क्रेमेटोरियम, सोलर प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट, आर्टिफिशियल लेक्स, सब कुछ बनाया गया। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। भारत के एक स्पिरिचुअल गुरु ने अमेरिका में एक पूरा शहर बसा लिया था और यहाँ रहने वाले उनके सन्यासी ज्यादातर अमेरिकन और बाकी वेस्टर्न देशों से ही थे। यहाँ उनके हजारों सन्यासियों में विनोद खन्ना भी शामिल थे, जो यहाँ माली का काम करते थे।
रजनीशपुरम उस टाइम अमेरिका का सबसे बड़ा कम्यून था। ओशो रोज सुबह अपनी रॉल्स रॉयस में धीरे धीरे ड्राइव पर निकलते और हजारों सन्यासी दोनों तरफ लाइन बनाकर नाचते गाते। ओशो के पास टोटल 93 रॉल्स रॉयस थी जो उनके अमीर फॉलोअर्स ने उन्हें गिफ्ट की थी। उनके फॉलोअर्स चाहते थे कि उनके पास कम से कम 365 रॉल्स रॉयस हो ताकि वो साल के हर दिन एक नई रॉल्स रॉयस में बैठे। ओशो की पॉपुलैरिटी से आसपास के लोग और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन भी घबरा गए थे। जहां इसकी एक वजह यह थी कि ओशो खुलकर ईसाईयत पर हमला बोलते थे और डेमोक्रेसी को भी कोसते थे, तो वही एक कारण इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला था। दरअसल 1978 में गुयाना के जॉन्सटाउन में जिम जोन्स के पीपल्स टेम्पल कल्ट में भी इसी तरह लोगों ने अचानक इकट्ठा होना शुरू कर दिया था, जो जिम जोन्स को भगवान की तरह पूजने लगे थे। यहाँ कई तरह से लोगों पर अत्याचार होते थे, इसलिए सरकार ने इस पर एक्शन लेने का प्लान बनाया। लेकिन इससे ठीक पहले एक दिन जिम जोन्स के एक इशारे पर यहाँ 918 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें करीब 300 बच्चे भी शामिल थे। वो सामूहिक आत्महत्या कांड अमेरिका के दिल में आज भी जख्म बना हुआ था। अमेरिकी सरकार को डर सता रहा था कि कहीं रजनीशपुरम भी दूसरा जॉन्सटाउन ना बन जाए, इसलिए वो शुरू से ही ओशो को देश से निकालना चाहते थे। लेकिन ओशो के सन्यासियों ने कानून की पेचीदगियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि रजनीशपुरम एक तरह से अभेद्य किला बन गया। लेकिन टकराव यही खत्म नहीं हुआ। साल 1984 में ओरेगन के वेस्को काउंटी में काउंटी इलेक्शंस होने थे और यही से इस कहानी का सबसे डार्क चैप्टर शुरू हुआ। ओशो के मौन व्रत में होने की वजह से रजनीशपुरम का पूरा चार्ज मां आनंदशीला के हाथों में था और वो चाहती थी वो वेस्को काउंटी का काउंटी इलेक्शन चुनाव जीत जाए ताकि प्रशासन के सारे फैसले उनके हाथों में आ जाए। इसलिए शीला के कहने पर अमेरिका के अलग अलग शहरों से हजारों होमलेस लोगों को लाकर रजनीशपुरम में बसाया गया ताकि उन्हें वोटर बनाकर इलेक्शन जीता जा सके। कुछ ही हफ्तों में रजनीशपुरम में 3000 से ज्यादा नए वोटर्स तैयार हो गए, लेकिन लोकल लोगों ने इसे अपने खिलाफ साजिश मानकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बढ़ते विरोध और कानूनी पेंच देखकर शीला पीछे हट गई और उन बेघरों को वापस सड़कों पर छोड़ दिया। यही फेलियर शीला के अंदर गुस्से में बदल गया और वो अब उसका बदला लेना चाहती थी। 1984 के चुनाव के दौरान डालस शहर के कई रेस्टोरेंट्स के सैलेड बार्स में गुपचुप तरीके से शीला और उनके इनर ग्रुप ने साल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया ताकि लोग बीमार होकर वोट ना दे सके। इससे 750 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। यह अमेरिका का पहला कंफर्म्ड बायो टेरर अटैक था। लेकिन साजिशें यही नहीं रुकी। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और अमेरिकी अटॉर्नी को जहर देकर मारने की कोशिशें भी की। इस तरह ओशो के सपनों की वो जगह जो कभी ध्यान और शांति का केंद्र मानी जाती थी, अब अंतर्राष्ट्रीय साजिशों और अपराध का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी थी। इतना सब हो रहा था, लेकिन ओशो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो पिछले 3-4 साल से मौन में थे और सारा एडमिनिस्ट्रेशन शीला के हाथ में था। 1985 तक शीला इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि कोई उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकता था। लेकिन जब उन्हें शक हुआ कि अब ओशो को सब पता चल चुका है, तो उन्होंने ओशो के कई करीबियों को जहर देने की कोशिश की और फिर 13 सितंबर 1985 की रात शीला और उनका पूरा इनर सर्किल चुपचाप रातों रात अमेरिका छोड़कर यूरोप भाग गया। अगली सुबह 14 सितंबर 1985 को रजनीशपुरम में एक अजीब सन्नाटा था। 3 साल के मौन के बाद ओशो पहली बार बोले। बुद्ध हॉल में हजारों सन्यासी बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू और दिल में डर था। इसके बाद ओशो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि मैंने शीला पर अंधा विश्वास किया था, लेकिन उसने मेरे नाम का दुरुपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने शीला पर बायोटेररिज्म, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, इल्लीगल वायर टेपिंग, इमिग्रेशन फ्रॉड जैसे कई इल्जाम लगाए। ओशो इन सबसे दुखी थे और ऐसे में उन्होंने अमेरिका छोड़ने का फैसला कर लिया। 28 अक्टूबर 1985 की रात ओशो और उनके कुछ करीबी अपने प्राइवेट जेट में सवार होते हैं, लेकिन जैसे ही जेट ने उड़ान भरी, अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ओशो को अरेस्ट करके 12 दिन तक जेल में रखा गया। वो व्यक्ति जिसके सामने कभी हजारों लोग नाचते थे, आज हथकड़ी में कैदी की तरह बेबस था। इसके बाद अमेरिकन अथॉरिटीज उन्हें इस शर्त पर छोड़ती है कि उन्हें $4 लाख का जुर्माना देना होगा और वो अगले 10 साल तक अमेरिका में कदम नहीं रखेंगे। रजनीशपुरम खत्म हो चुका था। वो जगह जहां एयरपोर्ट, मॉल, डिस्को, झीलें, सोलर प्लांट सब कुछ था, वो नीलाम हो गया। यहाँ तक कि उनकी 93 रॉल्स रॉयस भी बिक गई और 7000 सन्यासी रातों रात बेघर हो गए। अमेरिका ने उन्हें अनवांटेड फॉरेनर घोषित कर दिया था और दुनिया के ज्यादातर देशों को चेतावनी भेजी थी कि इस व्यक्ति को शरण मत दो। इसका नतीजा ये हुआ कि ओशो को 21 देशों ने अपने देश आने से रोक दिया।
दिया। 1986 में ओशो ने ग्रीस के क्रीट आइलैंड पर एक छोटा सा विला लिया जहां पर कुछ प्रवचन भी दिए, लेकिन 3 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार ने उनके ग्रुप को 24 घंटे में देश छोड़ने का हुक्म दे दिया। इसके बाद उन्होंने यूरोप के कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन हर जगह एक ही कहानी थी। कोई अमेरिका के डर से उन्हें इजाजत नहीं दे रहा था, तो कोई धर्म गुरुओं के दबाव में। एक देश से दूसरे देश की उड़ान भरते हुए ओशो ने एक बार कहा था, मुझे जीते जी सूली पर चढ़ाया जा रहा है। थक हार कर ओशो को वापस भारत का रुख करना पड़ा। 4 जनवरी 1987 की सुबह जब ओशो ने पुणे के अपने आश्रम में कदम रखा तो उनके हजारों फॉलोअर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1987 से 1990 के बीच के साल उनके जीवन के सबसे शांत, गहरे और दर्दनाक साल थे। हर सुबह वो प्रवचन देते, लेकिन अब आवाज कमजोर हो चुकी थी, शरीर टूट चुका था और पहले जैसा जोश नहीं था। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो बार बार अमेरिकी सरकार पर आरोप लगाते कि अमेरिकी जेल में उन्हें थैलियम जहर दिया गया, जिससे वो बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि आज उन्हें जिस ओशो नाम से जाना जाता है वो उन्होंने अपनी मृत्यु से सिर्फ 1 साल पहले ही अडॉप्ट किया था। इसके बाद 19 जनवरी 1990 की शाम करीब 5 बजे उन्होंने अपने सन्यासियों से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपना सपना छोड़कर जा रहा हूं। ये उनके आखिरी शब्द थे और इसके बाद केवल 58 साल की उम्र में दुनिया को तर्क की कसौटी पर कसने वाला इंसान हमेशा के लिए खामोश हो गया। उनका अंतिम संस्कार हुआ और जैसा कि ओशो चाहते थे उनकी मौत का भी उत्सव मनाया गया। उनके आश्रम में रात भर नाच गाना हुआ और सन्यासियों ने इकट्ठा होकर अपने गुरु की याद में डायनामिक मेडिटेशन किया। लेकिन ओशो की मौत के पीछे कई सवाल खड़े हो गए। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने बाद में बताया कि उनसे गलत जानकारी देकर साइन करवाए गए थे और उन पर ओशो के शिष्यों द्वारा मौत की वजह दिल का दौरा लिखने का दबाव डाला गया था। यहाँ तक कि उनकी मां को भी उनकी मृत्यु की खबर देर से दी गई और वो लंबे समय तक बस यही कहती रही कि बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला। इस तरह ओशो की जिंदगी की तरह उनकी मौत भी रहस्यों से घिरी रह गई। आज भी उनकी समाधि पर लिखा हुआ है, ओशो जो न कभी पैदा हुए न कभी मरे, उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। आज 36 साल बाद भी ओशो की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। उनके पुराने वीडियोस आज भी करोड़ों बार देखे जाते हैं और उनकी किताबें आज भी लाखों की संख्या में बिकती है। कुछ लोग उन्हें 20वीं सदी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, तो वही कुछ लोग उन्हें सामाजिक नियमों को तोड़ने वाले एक फ्रॉड के रूप में देखते हैं और उन्हें संभोग गुरु कहते हैं। आप ओशो को किस नजर से देखते हैं, आप चाहे तो कमेंट्स में बता सकते हैं।